हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बलजिंदर कौर और मेरे चैनल स्टडीज़ 33 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004, जो कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाई गई है। इसमें धारा 2 के अंतर्गत संक्षिप्त नाम और प्रारंभ विवरण दिया गया है। इसका संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध नियम 2004 है। ये नियम राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध के संबंध में बनाए गए समस्त पूर्ववर्ती नियमों को प्रतिष्ठित करते हुए प्रभावशाली होंगे। अब बात करते हैं धारा 2 की। धारा 2 के अंतर्गत जैसे कि आप सभी जानते हैं कि परिभाषाएं निहित की जाती हैं। परिभाषाएं कुछ शब्दों के संदर्भ में दी जाती हैं। शब्द है अधिनियम, सलाहकार मंडल, मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी, पुलिस अधिकारी, मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था व संगठन, जिला दंडाधिकारी। शिकायतें और नियमों में प्रयुक्त कुछ शब्द और अभिव्यक्ति के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें समूह निर्देशित किए गए हैं। अब बात करते हैं धारा 3 की। धारा 3 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की अधिकारिता के संबंध में उपबंध किए गए हैं, जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिकारी के अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 1 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करना है व इस प्रयोजन के लिए राजपत्र में राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र होगा। अब आते हैं धारा 4 की ओर। धारा 4 के अंतर्गत शिकायत करने हेतु प्रक्रिया दी गई है। कोई भी व्यथित व्यक्ति या उसके माता पिता या ऐसे पीड़ित व्यक्ति के अन्य संबंधी या मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा व्यक्ति अथवा संदेशवाहक या डाक से दहेज प्रतिषेध अधिकारी को शिकायत लिखित में की जा सकती है। अब बात करते हैं धारा 5 की। धारा 5 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी के द्वारा पालन किए जाने वाले अतिरिक्त कार्य के संबंध में उपबंध है, जिसमें धारा 5 के अंतर्गत पहला पॉइंट है शिविर लगाकर सूचना व प्रसार विभाग या पंचायत समिति और अन्य मीडिया के माध्यम से दहेज के खिलाफ और दहेज की रोकथाम के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करने का प्रयास करना है। पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत अधिनियम नियमों के उपबंधों का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है, सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और गहन जाँच करना आवश्यक होगा। पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध की शिकायत किसी पक्षकार या व्यथित व्यक्ति या अन्य व्यक्ति संगठन से स्वीकार करना होगा। और पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत वह अधिनियम के प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रारूप के एक पंजी संधारित करेगा, जिसमें शिकायतें, जांच एवं उसके निष्कर्ष सुसंगत सूचना लिखी जाएगी। पॉइंट नंबर 5 के अंतर्गत वह सलाहकार मंडल के सदस्य सचिव संयोजक के रूप में भी कार्य करेगा और उसके सदस्यों के साथ उसकी आवश्यक सलाह प्रवर्तन सहायता हेतु नियमित संपर्क बनाए रखेगा। पॉइंट नंबर 6 के अंतर्गत वह किसी विवाह में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उपहारों की सभी सूची अपनी अभिरक्षा में रखेगा और इस आशय से रखी पंजी में उसका प्रविष्टि करेगा। पॉइंट नंबर 7 के अंतर्गत वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूर्ण सावधानी, शालीनता और गोपनीयता व ऐसी रीति से करेगा कि पारिवारिक संबंधों की प्रतिष्ठा व समसरता बरकरार रहे। पॉइंट नंबर 8 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी का दृष्टिकोण प्रथमतः रोकथाम और सुधारमूलक होगा। अभियोजन की सिफारिश कार्यवाही केवल तभी की जाएगी जब समस्त उपाय और निर्देश प्रभावहीन हो जाएं। उसके बाद है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी प्राप्त ऐसी समस्त शिकायतों को अनुक्रम में संख्याबद्ध या विधिवत पंजीकृत करते हुए इन नियमों के अनुलग्न प्रारूप 2 में बताई गई पंजी में पंजीकृत करेगा। पॉइंट नंबर 10 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी शिकायत का सूक्ष्म परीक्षण करेगा और यदि वह पाता है कि शिकायत की प्रकृति, विषय वस्तु ऐसी है जो कि अधिनियम की धारा 3, 4 और 4 का अथवा 5 या 6 की सीमा में आते हैं, तो अविलंब शिकायत की मौलिकता जांचने पक्षकारों से ऐसे साक्ष्य जुटाने के लिए जांच करेगा। पॉइंट नंबर 11 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की संख्या और उस पर की गई कार्यवाही तथा विवाद के समझौता की प्रकृति का तिमाही प्रतिवेदन मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इन नियमों के अनुलग्न प्रारूप 2 में भेजा जाएगा और वह समय समय पर अन्य ब्यौरे अथवा प्रतिवेदन दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा भेजा जाता रहेगा मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी को। इसके बाद है पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 में दहेज प्रतिषेध अधिकारी स्थल जांच कर पक्षकारों और गवाहों से मौखिक और लिखित साक्ष्य जुटा सकता है। और पॉइंट नंबर 13 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी इन नियमों के अनुलग्न प्रारूप 3 में शिकायत की सुनवाई की तिथि, समय और स्थान की सूचना पक्षकारों और गवाहों को देगा। पॉइंट नंबर 14 के अंतर्गत प्रत्येक याचिका की जांच सुनवाई की जाएगी
जांच और सुनवाई की जाएगी तथा इसकी प्राप्ति तिथि के 1 माह के भीतर निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। पॉइंट नंबर 15 के अंतर्गत याचिका या शिकायत की नियत सुनवाई तिथि पर अथवा किसी अन्य तिथि पर जब ऐसी सुनवाई स्थगित हो, शिकायतकर्ता या याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं होता तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी स्वविवेक से उपेक्षा के लिए शिकायत अथवा याचिका को निरस्त कर सकता है अथवा सुन सकता है और इसके गुण दोष पर निष्कर्ष निकाल सकता है, जिसे केस। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 16 पर। पॉइंट नंबर 16 में है दहेज प्रतिषेध अधिकारी जिला परिवीक्षाधिकारी अथवा अपर जिला परिवीक्षाधिकारियों की सेवाओं का उपयोग जानकारी जुटाने अथवा जांच करने अथवा जांच के किसी भी चरण में सहायता के लिए अथवा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत शिकायत, याचिका अथवा आवेदन संबंधी कार्यवाही में कर सकेगा। पॉइंट नंबर 17 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर परिवीक्षाधिकारी आवश्यक जांच जानकारी एकत्र करेगा और इन ब्यौरों तथा प्रतिवेदन को तत्परता से अनुरोध अनुसार उन्हें भेजेगा। पॉइंट नंबर 18 के अंतर्गत किसी दहेज को जहां महिला के बदले किसी अन्य व्यक्ति ने प्राप्त किया है और ऐसे दहेज के हस्तांतरण के बारे में महिला की शिकायत मिलती है तो अधिनियम की धारा 6 के अनुसार इसकी हकदार है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी पक्षकारों को नियत समय के भीतर उसे हस्तांतरण करने का निर्देश जारी कर सकेगा। इसके बाद है पॉइंट नंबर 19, जिसमें वह विशेष रूप से यह स्पष्ट करेगा कि उसकी अधिकारिता में होने वाले विवाह में वह अथवा उसका स्टाफ पुलिस अधिकारियों के साथ वहां यह देखने के लिए अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है आ सकता है। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 20 में दहेज प्रतिषेध अधिकारी अपनी अधिकारिता से संपन्न या प्रस्तावित संभावित विवाह के संबंध में अधिनियम के उपबंधों के अपालन संबंधी आवश्यक जांच कर सकेगा। पॉइंट नंबर 21 के अंतर्गत वह अपनी अधिकारिता से अधिक संपन्न विवाह के संबंध में उपयुक्त माध्यमों से उसे सुनिश्चित और पुष्टि करेगा कि अधिनियम के उपबंधों का पालन हुआ है या उल्लंघन हुआ है। पॉइंट नंबर 22 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी अधिनियम के अधीन जांच करते हुए अथवा जांच के उद्देश्य से विवाह में जब वह उपस्थित हो, कार्य के निष्पादन से पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारियों की मदद लेगा और यह पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा वांछित सभी सहायता उसे मुहैया कराए। पॉइंट नंबर 23 के अंतर्गत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत शिकायत की जांच में पुलिस और मामले के विचारण में न्यायालय की सहायता करेगा। पॉइंट नंबर 24 के अंतर्गत सहायक सलाहकार मंडल से अधिनियम के अधीन उनके कार्य प्रणाली संबंधी विषयों पर सलाह प्राप्त करेगा। पॉइंट नंबर 25 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी सदस्य सचिव सलाहकार मंडल का संयोजक और प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की प्रति बैठक तिथि के 1 पखवाड़े के भीतर सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार एवं जिला दंडाधिकारी को भेजेगा। पॉइंट नंबर 26 के अंतर्गत वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी निष्पादन करेगा जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समुदेशित किए जाएंगे। अब बात करते हैं धारा 6 की। धारा 6 के अंतर्गत मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, कर्तव्य और कार्य के संबंध में उपबंध किए गए हैं। इसके बाद है धारा 7। धारा 7 के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा विवाह में उपहारों की सूची का प्रस्तुतिकरण करने संबंधित उपबंध है। इसके बाद है धारा 8। धारा 8 के अंतर्गत अधिकारियों के अभियोजन हेतु प्रक्रिया के संबंध में उपबंध है। धारा 9 के अंतर्गत कल्याण संस्थाओं की मान्यता के संबंध में उपबंध किए गए हैं, जिसमें 1 से लेकर 5 तक के पॉइंट दिए गए हैं। इसके बाद आते हैं धारा 10 की ओर। धारा 10 के अंतर्गत सीमा व शर्तें, जिसके अधीन दहेज प्रतिषेध अधिकारी पुलिस अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, इस संबंध में उपबंध किए गए हैं। धारा 11 के अंतर्गत लोक सेवक के रूप में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की घोषणा की गई है। धारा 12 के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण करने के संबंध में उपबंध है। और धारा 13 के अंतर्गत निर्वर्चन मतलब उन नियमों के निर्वचन संबंधी किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होने पर निर्णय हेतु उसे शासन को भेजा जाएगा। तो ये थी छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध नियम 2004 की संपूर्ण धाराएं। तो इसी तरह की सभी वीडियोस के लिए मेरे चैनल स्टडीज़ 33 को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।